हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी लेवल 2 एसएसटी के लिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए। दोस्तों, टॉपिक वाइज प्रश्नों की ये सीरीज थी जिसमें अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 60 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक तरह से आपको ये टेस्ट है, मात्र और मात्र 10 दिन के अंदर में आपको एक संपूर्ण कोर्स है। 120 नंबर का जो ये पार्ट रहने वाला है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में और ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। परीक्षा तिथि नजदीक है, इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको ये टाइम है वो इसमें देना है। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, मैराथन लिखा हुआ। और दोस्तों, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर ये टेस्ट है वो जरूर दें। अमृत साबित होगा दोस्तों ये परीक्षा के लिए। ये देखिए सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का, जिसके अंदर पहला ही पॉइंट में देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ा दिया आपको। अब वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? बताइए, किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंगुत्तर निकाय में। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। रेट 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। बताइए, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मथुरा। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। बताइए, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी है ये रावी नदी का प्राचीन नाम था। ये भी रेट 2017 में पूछा गया है लेवल 2 के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, गीता है। बताइए, गीता क्या है? रेट लेवल 2 2015 में प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। बताइए, गीता है तो क्या है? तो दोस्तों ये महाभारत का एक भाग है गीता। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत भाषा में रची गई थी। दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वेदों की रचना है वो दोस्तों वैदिक काल में हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। देखिए, सीटेट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? बताइए, गुरु के पास जाकर समीप बैठना ये दोस्तों किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपनिषद। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। तो बताइए, जहां श्रेणी क्या थे? तो दोस्तों श्रेणी किसको बोलते थे? दोस्तों शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोलते थे। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इन संघों को श्रेणी कहा जाता था। ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितने बार नाम आया है? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार नाम आया है
और यमुना नदी का उल्लेख दोस्तों 3 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती है वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया गंगा नदी का एक बार नाम और यमुना नदी का दोस्तों उल्लेख है वो 3 बार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको याद रखना, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख और यमुना नदी का दोस्तों 3 बार उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप यमुना नदी को काट देना। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों 3 बार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेख है की तरह है। बताइए किसकी तरह है? पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेख की तरह है। तो किसकी तरह है? तो दोस्तों जन की तरह है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ये भी दोस्तों सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत लोगों का समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किस में रहते थे? बताइए। सॉरी, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, में रहते थे। तो दोस्तों ये किस में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन हुआ था जिन्हें आर्य कहा जाता था। और इन्हीं कबीलों में दोस्तों एक भरत कबीला भी था, ये भी आपको इसमें याद रखना है, जो उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में है वो बस गया था। और भरत कबीले का जो राजा था उसका नाम था दोस्तों सुदास, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत में। ठीक है, याद रखना। देखिए ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, प्रमुख की मैं बात करूं तो वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। दोस्तों अग्नि, इंद्र और सोम ये प्रमुख 3 देवता थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिसमें इंद्र है वो सबसे प्रमुख देवता था। ऋग्वेद में दोस्तों 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है और जबकि 200 बार है वो अग्नि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 114 बार है वो सोम का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों भारत यूरोप कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत यूरोप। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये देखिए यूके टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। दोस्तों ये कथन है वो गलत कथन है। दोस्तों देखिए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों की प्रगति हुई थी, न कि संस्कारों का ह्रास हुआ था। तो ये अपना दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल सही है।
भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। ये देखिए 8 में पूछा गया प्रश्न है, पहले रिट की जगह 8 हुआ करती थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यजुर्वेद। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और गद्य भाग को दोस्तों यजुस बोलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। गद्य भाग को यजुस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यजुर्वेद, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? बताइए, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों भारतीय आर्य। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारतीय आर्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? वेद कौन सा प्राचीनतम है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? चारों आश्रमों का उल्लेख है सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उल्लेख है वो दोस्तों जबालो उपनिषद में हुआ था दोस्तों, जबालो उपनिषद में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? बताइए, कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। दोस्तों भगवत गीता है, ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? बताइए, विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों कौन से वेद में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में आया है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों भाग में लिखा गया है दोस्तों। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अर्धव्यू अदर्वयु का अर्थ क्या है? बताइए, अदर्व्यू का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित है, उसको बोलते हैं दोस्तों अदर्व्यू। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये अदर्व्यू है, ये दोस्तों पुरोहितों के तीसरे वर्ग में आते हैं, जो यज्ञ से संस्कृति संबंध अनुष्ठान है वो करते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अथर्ववेद में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, सूरा की आहुति किसका लक्षण है? सूरा की आहुति किसका लक्षण है? तो दोस्तों ये सोत्रामणि, सोत्रामणि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्रोत यज्ञ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों हवि यज्ञ, एक है दोस्तों एक है हवि यज्ञ और दूसरा है दोस्तों सोम यज्ञ, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। पहले वर्ग में अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास्य और दोस्तों सोत्रामणि ये आते थे दोस्तों पहले वर्ग में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राज्य के अधिकारी रनिल किस यज्ञ से संबंधित होते थे? बताइए दोस्तों, राज्य के अधिकारी दोस्तों
ये रनिल की जगह दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइप सही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों रत्नीन कर लेना। ठीक है, ये राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो दोस्तों ये संबंधित होते थे राजसूय यज्ञ से। कौन से यज्ञ से? राजसूय यज्ञ से। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? बताइए दोस्तों, कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इंद्र, मित्र, नास्त नास्ते एवं वरुण। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भर्तों के। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भर्तों के। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद के देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? ऋग्वेद में देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है इसमें पूसन। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूसन। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अथर्ववेद में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में कुरुक्षेत्र, अंग व मगध के नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रजापति। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है सभा और समिति को। ठीक है, अथर्ववेद में। आगे देखिए, कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में नहीं है? कौन सी बात है ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बिल्कुल सही बात है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों युद्धों में भाग है वो नहीं लेती थी। और देखिए, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन बताना था। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राच्य। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राच्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के शासक। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनक एवं याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलते हैं? जनक एवं याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है? ग्रंथों में प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुल्व सूत्र। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुल्व सूत्र। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर युग्म किसके साथ बना है? ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर युग्म किसके साथ बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुर्वस के। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुर्वस के। देखिए, यदु और तुर्वस जातियां पंच मनुष्यों में गिनी जाती थी, इनमें एक जगह दास कहा गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्वस। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ऋग्वेदिक भर्तों का अधिवास था। ऋग्वेदिक भर्तों का दोस्तों अधिवास था।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरस्वती घाटी में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती घाटी में। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर अभी बताया था मैंने आपको, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोम का। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसका? सोम का। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुमारिल। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुमारिल। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन ख्यात है? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन ख्यात है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लगद। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लगद। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, अनेक वैदिक यज्ञ को दर्श में संपन्न किया जाता है, इससे किस दिन का तात्पर्य है? अनेक वैदिक यज्ञ को दर्श में संपन्न किया जाता है, इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अमावस्या का। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमावस्या का। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पे जो वैदिक यज्ञों में दर्श में संपन्न किया जाता है अनेक वैदिक यज्ञों को। दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्श यज्ञ में इंद्र और अग्नि है वो प्रधान देवता थे, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अमावस्या। आगे देखिए ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख है वो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या है वो 33 बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए मनुस्मृति में सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। तो दोस्तों इसको ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है? मैत्रेयी संहिता का संबंध है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यजुर्वेद से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद से। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है कण्व कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मंडल 8, मंडल 8 है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यहाँ पर अपने को याद रखना है। ठीक है, कौन सा मंडल कण्व कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? तो मंडल 8। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? बताइए झेलम नदी का वैदिक नाम है वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है बताइए वैदिक नदी का नाम क्या था? तो दोस्तों वो है वितस्ता। ठीक है दोस्तों, वितस्ता। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, किसमें विदेह माधव कथा का वर्णन है जिसे आर्य संस्कृति के सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में प्रसार का प्रमाण माना जाता है? बताइए किसमें विदेह माधव कथा का वर्णन है जिसे आर्य संस्कृति के सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में प्रसार का प्रमाण माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस ग्रंथ में
जल पलावन की कथा का वर्णन है? किस ग्रंथ में जल पलावन की कथा का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य था? यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य था? तो दोस्तों ये कार्य था दोस्तों ब्रह्म का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि आप बोल सकते हैं यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्म का। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण है वो सर्वोच्च पुरोहित यज्ञ से संबंधित सभी कार्यों का निरीक्षण करता था ब्राह्मण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए उपनिषद के काल में अजात शत्रु कहाँ के राजा थे? अजात शत्रु दोस्तों ये काशी के राजा थे। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, किसे वैदिक साहित्य में प्रजापति का एक रूप में कहा गया है? किसे वैदिक साहित्य में प्रजापति का एक रूप में कहा गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें वराह है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वराह है। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दशराज्य युद्ध का संबंध किससे था? दशराज्य युद्ध का संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदास का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुदास। नेक्स्ट आगे देखिए, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? बताइए, नियोग शब्द का यानी कि निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग, ये था नियोग। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसे सोमयज्ञ कहा जाता था? किसे सोमयज्ञ कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अग्निष्टोम। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अग्निष्टोम। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजा के लिए। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजा के लिए। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध है? आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक के। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, उत्तर वैदिक युग में दोस्तों पैतृक परिवार थे। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैदिक युग में मान का अर्थ था। वैदिक युग में मान का अर्थ है वो क्या था? तो दोस्तों मान का अर्थ था वजन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मान का अर्थ है वो था तो वो था वजन। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो दोस्तों देखिए, प्रकृति पूजा का था, वर्ण प्रथा का था, पैतृक परिवार का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन सरस्वती नदी का किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी का किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंसन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना विंसन। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, देखिए 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है, किस स्थल पर पाया गया है? 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है, किस स्थल पर पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोगजकोई। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बोगजकोई। आगे देखिए, कौन सी महिलाएं विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? बताइए, कौन सी महिलाएं विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्ववरा, घोषा, अपाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। आगे देखिए, वैदिक काल में शासन का स्वरूप क्या था? वैदिक काल में शासन का स्वरूप है वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजतंत्र। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में राजतंत्र ही लोकप्रिय शासन तंत्र था। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। आगे देखिए, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किसके मूल पाठ में है? संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किसके मूल पाठ में है? तो दोस्तों वो है ग्रह सूत्र में, ग्रह सूत्र में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? तो वो है दोस्तों पर्शियन। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? सर्वप्रथम व्यक्त की गई दोस्तों ये उपनिषद में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद में। आगे देखिए, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों उपनिषदों में। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैदिक भारत में दोस्तों, वैदिक भारत में राजाओं में बहु विवाह प्रचलित थे। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? बताइए, कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यजुर्वेद। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किस देवता को समर्पित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंद्र को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को। आगे देखिए, कौन सी विदुषी महिलाएं वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? कौन सी विदुषी महिलाएं वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गार्गी। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? तो वो था दोस्तों पशुओं की चोरी। पशुओं की चोरी। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऋग्वेद में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अथर्ववेद को। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस नदी के तट पर दासराज्य युद्ध हुआ था? बताइए, किस नदी के तट पर दासराज्य युद्ध है वो हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें परुष्णी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दोस्तों पुरुष सूक्त ऋग्वेद के दोस्तों ये 10वें मंडल में है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं किस में मिलती है? पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं किस में मिलती है? तो दोस्तों ये वंशानुचरित में मिलती है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नि। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्नि। आगे देखिए, औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अथर्ववेद में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। आगे देखिए, ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मिथिला में गार्गी वाचकन्वी ने किस ऋषि से साक्षात
बताइए दोस्तों, मिथिला में गार्गी वाचकनवी ने किस ऋषि से साक्षात किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, तो दोस्तों वो है इसमें याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगजकोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण का। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों ये मुख्य परिवर्तन हुआ, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसे 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? बताइए किस जन से संबंध था? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशु। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिशु। आगे देखिए, ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों अथर्ववेद। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अथर्ववेद। आगे देखिए, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। आगे देखिए, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब शुरू हुआ? गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आर्य मूल निवासी थे। आर्य दोस्तों मूल निवासी थे, तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व है जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व है जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यज्ञवाद। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो वो था दोस्तों पुरोहित है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार था। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो वो था दोस्तों जन्म। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन्म। आगे देखिए, ऋग्वेद है। बताइए ऋग्वेद है तो ये क्या है? तो ये स्थितियों का संग्रह है ऋग्वेद। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेदिक काल में पत्नी थी। ऋग्वेदिक काल में पत्नी थी, तो दोस्तों पत्नी है ये सभी सामाजिक व धार्मिक उत्सवों के सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों में पति की सहभागिनी थी दोस्तों ऋग्वेदिक काल में पत्नी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक ने। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? दोस्तों ये शूलगव यज्ञ है, ये किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ये रुद्र के लिए किया जाता था ये, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रुद्र के लिए किया जाता था। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।